गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अर्पित बठला, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ऑफ मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो था हमारा टॉपिक एड्स। हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था एड्स के बारे में पढ़ा था कि एड्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है एचआईवी और एड्स में। तो हमने सारा पढ़ लिया था, CD4 एंड CD8 कंपोनेंट्स वगैरह हमने पढ़े थे, बेसिक बातें पढ़ी थी। और CD4 और CD8 के बारे में हम बात करने वाले थे और उसी टॉपिक से हम क्या कंटिन्यू करेंगे एचआईवी एड्स को। सो स्टूडेंट्स, पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एड्स सेकेंड, ये क्या है, पार्ट सेकेंड हमारा, पार्ट सेकेंड। पिछली क्लास में हमने बात की पार्ट 1 के बारे में और ये है हमारा पार्ट सेकेंड। तो इसमें क्या हम पढ़ रहे थे, CD4 एंड CD8 सेल के बारे में पढ़ रहे थे कि CD4 सेल क्या है और CD8 सेल क्या है, हमने पिछली वीडियो में बात की। तो जनरल सी बात है, देखिए CD4 सेल काउंट इज 600 to 1200 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये इसकी क्या संख्या कह सकते हैं, अब नॉर्मल काउंट है। नॉर्मल काउंट CD4 सेल की कितनी होती है ब्लड में, 600 to 1200 तक क्या है नॉर्मल काउंट होती है ब्लड में। हम क्या इसमें एचआईवी में हम CD4 सेल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में। तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है, किसकी नॉर्मल रेंज, CD4 सेल की नॉर्मल रेंज। और CD4 सेल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 600 to 1200 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ब्लड में इसकी क्या होती है, ये 600 to 1200 की है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और अगर इस नॉर्मल रेंज से क्या लिखे, इफ CD4 सेल लेस देन 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर देन पेशेंट इज HIV पॉजिटिव। हमारे ब्लड में नॉर्मल काउंट कितनी होती है, 600 to 1200 होती है ब्लड में CD4 सेल की नॉर्मल काउंट। और जब ये नॉर्मल काउंट 200 से कम हो जाती है, जब ये नॉर्मल काउंट 200 से कम हो जाती है, तब हम पेशेंट को इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट इज HIV पॉजिटिव। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कंपटीशन एग्जाम। कितने से CD4 की वैल्यू कम हो जाती है जब हम कहते हैं कि पेशेंट को क्या है, HIV पॉजिटिव हो गया है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है CD4 सेल की, नॉर्मल वैल्यू होती है 600 to 1200 पर क्यूबिक मिलीमीटर इन ब्लड। ये क्या है, ब्लड में 600 to 1200 की क्या नॉर्मल रेंज होती है CD4 सेल की। और जब ये नॉर्मल रेंज 200 से कम हो जाती है हमारे ब्लड में, मतलब जब CD4 सेल की काउंट हमारे ब्लड में 200 से कम हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि पेशेंट इज HIV पॉजिटिव। सिंपल सी बात थी। तो अगर हम बात करें कि रेशो कितनी होती है, CD4 सेल एंड CD8 सेल की रेशो कितनी होगी, व्हाट इज द रेशो ऑफ CD4 एंड CD8 सेल। ये भी आपको सीधा कंपटीशन में मिलने वाला क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेशो ऑफ CD4 एंड CD8 सेल। तो कितनी रेशो होती है, 2:1, 2:1। तो आपका 1 लाइन में आंसर होगा, 1 वर्ड में आंसर होगा। तो कितनी रेशो होती है CD4 एंड CD8 सेल की, होती है 2:1। और इसी से 2:1 और किस किस की रेशो होती है 2:1, अगर हम बात करें एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, जैसे कि हम प्रोटीन पढ़ते हैं एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, तो उन दोनों की भी रेशो कितनी होती है हमारे पास, 2:1 होती है। और किसकी रेशो होती है 2:1, जैसे कि लेसिथिन एंड स्फिंजोमाइलिन। हम पढ़ते हैं व्हाट इज द नॉर्मल रेशो ऑफ लेसिथिन एंड स्फिंजोमाइलिन। तो लेसिथिन एंड स्फिंजोमाइलिन की भी नॉर्मल रेशो कितनी होती है हमारे पास, होती है 2:1। सो दिस इज अबाउट नॉर्मल कॉन्सेप्ट कि 2:1 किस किस की नॉर्मल रेशो हो सकती है। तो किसकी हो सकती है, CD4 एंड CD8 सेल की नॉर्मल रेशो कितनी होती है, 2:1 होती है। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन की नॉर्मल रेशो कितनी होती है, तो होती है 2:1 होती है। तो लेसिथिन एंड स्फिंजोमाइलिन की नॉर्मल रेशो कितनी होती है, तो होती है 2:1। तो ये थी हमने पढ़ा कि 2:1 किस किस की क्या है नॉर्मल रेशो है। अब हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ एचआईवी की। एचआईवी की टाइप कौन कौन सी होती हैं, तो क्या एचआईवी की भी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो इन दोनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन एचआईवी कौन सा होता है, एचआईवी 1 होता है या एचआईवी 2 होता है। तो आप लोग याद रख लीजिए कि ये जो एचआईवी टाइप 1 है, ये क्या इसकी मोस्ट कॉमन टाइप होती है एचआईवी की। एच
HIV1 इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ HIV। तो इट इज अ RNA वायरस। ये HIV किस तरह का वायरस होता है? RNA वायरस होता है। याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछ सकते हैं कि HIV DNA वायरस है कि RNA वायरस है। तो जो HIV है वो क्या है? RNA वायरस है, रेट्रो वायरस है। और कोविड-19 है जो कोरोना वायरस है, वो भी किस तरह का वायरस है? किस फैमिली को बिलोंग करता है? वो भी क्या? RNA फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये जो हमारा कोरोना वायरस है वो भी कौन सा वायरस है हमारा? कौन सा वायरस है? RNA वायरस है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें कि HIV का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड हम उसको बोलते हैं कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, और जब हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो क्या करेगा? वो अपनी कॉलोनीज बनाएगा ना। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जब तक वो फर्स्ट साइन शो नहीं करता, जब बोल सकते हैं जब वो फर्स्ट साइन शो करता है, तब तक का समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर होने का समय, और जब तक वो क्या है हमारी बॉडी में फर्स्ट साइन एंड सिम्टम डेवलप करता है, उसके जो बीच का समय होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और अगर पर्सन को एड्स हो गया, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, किसी भी कारण से उसको क्या एड्स हो गया, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा? 6 मंथ टू 6 ईयर इतना होता है। देखो 6 मंथ टू 6 ईयर तक उसका क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब किसी बंदे को एड्स हो गया तो पहली कंडीशन में तो क्या उसको पता ही नहीं लगता कि उसको क्या एड्स है। तो जो इसकी सीवियरिटी है ना, ये क्या बहुत स्लो होती है, हमारी बॉडी में स्लो ये ग्रो करता है, बट इसका क्या कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ट्रीटमेंट बोल सकते हैं कि HIV का ट्रीटमेंट है, बहुत मेडिसिन के हम उसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, बट क्योर नहीं कर सकते, प्रॉपर इलाज उसका नहीं कर सकते। साइन एंड सिम्टम को जस्ट हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 6 मंथ टू 6 ईयर्स। अब हम बात कर रहे थे HIV के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं हाउ डज HIV वर्क, कि हमारी बॉडी में HIV वर्क कैसे करता है। हाउ डज HIV वर्क इन बॉडी, कि मतलब हमारी बॉडी में वायरस जाता कैसे है, और किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में क्या वायरस चला गया तो वो कैसे हमारी बॉडी में जाके अपनी टारगेट साइट पे जाके काम करता है, कैसे अपनी कॉलोनीज बनाता है, और किस प्रकार से हमारे इम्यून सिस्टम को वो क्या है वीक कर देता है। कैसे होता है ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे। हाउ डज HIV वर्क, कि HIV काम कैसे करता है। तो कैसे काम करता है, जैसे आपको मैं पढ़ाई है कि कोज किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिया किसी पर्सन से जो क्या विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव, विदाउट कॉन्डम्स का यूज करके क्या सेक्स कर रहे हैं विद मल्टीपल पार्टनर के साथ। अगर किसी का पार्टनर क्या अफेक्टेड है उसके साथ क्या सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे कंटामिनेटेड नीडल्स का यूज कर रहे हैं, इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज कर रहे हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमने नेग्लिजेंसी से किसी और पर्सन को चढ़ा दिया, तो उस प्रकार से भी तो क्या है HIV हो सकता है। मतलब हमारी बॉडी में एड्स नहीं होता, हमारी बॉडी में क्या है HIV होता है, और वो HIV हमारी बॉडी में क्या कॉज करता है, डिसीज कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं एड्स। मतलब एड्स किसके कारण हो रहा है, HIV के कारण हो रहा है। तो HIV हमारी बॉडी में एंटर करेगा, HIV एंटर्स इनटू द बॉडी, HIV हमारी बॉडी में एंटर किया तो क्या किया उसने, अटैचमेंट टू होस्ट CD4 सेल। तो जो हमारी CD4 सेल है उसके साथ क्या जाके अटैच हो जाएगा HIV वायरस। हमारी बॉडी में HIV एंटर किया और अटैचमेंट किसके साथ होगी, CD4 सेल के साथ उसकी क्या है अटैचमेंट होगी। और जब CD4 सेल के साथ अटैचमेंट होगी तो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय द फंक्शन। तो जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर जब फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या करेगा, एंड कॉज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेक DNA फ्रॉम द RNA वायरस। तब क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या अपोजिट काम करेगा। तो क्या करेगा, DNA फ्रॉम द RNA वायरस। DNA वायरस से क्या बनता है, RNA वायरस बनता है। DNA वायरस से वो क्या मल्टीप्लाई करेगा, तो वो क्या डिवाइड कर देगा, RNA वायरस बनाएगा। तो DNA वायरस था तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया, जो DNA वायरस था उसने क्या रेप्लिकेट कर दिया आगे RNA वायरस में। और आपको पता है HIV कौन सा वायरस है, RNA वायरस है। मतलब क्या उसने क्या RNA वायरस बनाने शुरू कर दिए। और जब उसने RNA वायरस में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इनटू होस्ट सेल न्यूक्लियस, इंटीग्रेट हो जाएगा न्यूक्लियस से, होस्ट सेल के न्यूक्लियस से क्या वो इंटीग्रेट करेगा। और जब
इंटीग्रेट करेगा होस्ट के न्यूक्लियस से, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन ऑफ वायरल कंपोनेंट्स। तो जितने भी वायरल कंपोनेंट्स हैं, मतलब क्या, ये जो HIV वायरस है वो क्या अपने जैसे क्या कॉलोनीज बनाने लग जाएगा। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे बेबीज का क्या है निर्माण करने लग जाएगा आगे। तो रिप्रोडक्शन जो भी अपने वायरल कंपोनेंट्स हैं अपने जैसे बेबी वायरस है, वायरस बच्चे है, वो क्या आगे से आगे क्या डेवलप करने लग जाएगा। जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24, या वैसे क्या वो आगे क्या फर्दर डिवाइड करने लग जाएगा, मतलब कि अपनी कॉलोनीज को फर्दर डिवाइड करने लग जाएगा। और जब वो अपनी कॉलोनीज बनाने लग गया तो रिप्रोडक्शन कर दिया, तो रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा, उसकी एक असेंबली बन जाएगी, असेंबली बाय न्यू HIV वायरस। तो HIV वायरस की हमारी बॉडी में क्या असेंबली बन जाएगी, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ HIV वायरसेस क्या है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएंगे। और बहुत सारे वायरसेस एक ही कैटेगरी के, एक ही फैमिली के अगर जी हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गए तो वो क्या करेंगे, हम पे ही राज करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं एक बंदा हूं और मेरे को मारने के लिए 10 बंदे खड़े हो गए, तो मैं वीक पड़ जाऊंगा उन 10 के मुकाबले। तो वो 10 क्या करेंगे, अब उनका राज चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या करना है। तो मेरी बॉडी में क्या हुआ, असेंबली बन गई, बहुत सारे HIV वायरसेस की असेंबली बन गई, ग्रुप ऑफ वायरसेस एक ही फैमिली के मेरी बॉडी में इकट्ठा हो गए। तो वो क्या करेंगे, फिर मेरे इम्यून सिस्टम को जाके वो वीक करेंगे। तो असेंबली से क्या होगा, जब असेंबली ऑफ न्यू HIV वायरस बनी तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, वायरस रिलीज होंगे, बहुत सारे वायरस रिलीज होंगे, उससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी है जो क्या वीक हो जाएगी। और इसी प्रकार से क्या HIV क्या हमारी बॉडी में काम करता है। तो HIV के काम क्या किया, ये जो HIV वायरस है ना, ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से क्या वीक कर देता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या वीक कर देता है। इसलिए हमने फुल फॉर्म में पढ़ा था HIV क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब हमें ये जो HIV वायरस है बर्थ से नहीं मिला है, हमने बाहर से एक्वायर किया है आफ्टर बर्थ। तो एक्वायर इम्यूनो मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम के डेफिशिएंट हो गया, वीक हो गया, और जिसके कारण क्या हमें सिंड्रोम होगी, मतलब क्या ग्रुप ऑफ डिसीज होगी। हमने स्टार्टिंग में क्या एड्स का मीनिंग पढ़ा था। तो इस प्रकार से क्या HIV वर्क करता है। हाउ डज HIV वर्क, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि ये जो HIV एड्स है ये कैसे हमारी बॉडी में आगे ट्रांसमिट करता है, मतलब किसके तरीके से ये HIV है क्या ट्रांसमिट हो सकता है। 2 तरीके पढ़ेंगे हम, कैसे हमारी बॉडी में HIV ट्रांसमिट करता है और कैसे HIV ट्रांसमिट नहीं करता। जैसे कि लोगों के दिमाग में क्या बहुत सारे मिथ्स बने होते हैं कि अगर मैं उसको छू लूँगा, अगर किसी पर्सन को एड्स है तो मुझे भी एड्स ना हो जाए, उससे 4 कदम की दूरी बना के बैठो भाई। अरे ऐसा नहीं होता कि किसी पर्सन को एड्स है और उसके हम साथ जाके बैठ के जब उसके साथ पानी पीने लगे तो हमें भी एड्स हो जाएगा। ये बहुत सारे मिथ है। हमें तो उनको सहानुभूति देनी चाहिए कि जो पेशेंट है उसको समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं, इसका हम तो ठीक हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी रख अपने अंदर, उसको क्या पॉजिटिव रखना चाहिए, ना ही कि उसको नेगेटिव करना चाहिए। बट हमारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि किन तरीके से जो HIV है वो क्या हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से होंगे हमारे पास, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, जब हम सेक्स करते हैं, जब सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। कौन सा सेक्स करते हैं हम, वेजाइनल सेक्स करते हैं, जब वेजाइनल सेक्स, ओरल एनल सेक्स करते हैं, ओरल सेक्स करते हैं, जब एनल सेक्स परफॉर्म करते हैं विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर जैसे कि कोई फीमेल, जो कोई मेल इन्फेक्टेड है उसको क्या HIV है, अब हमें नहीं पता जिसके साथ हम फिजिकली रिलेशन बना रहे हैं उसको कोई डिसीज तो नहीं है, उसको कोई HIV इन्फेक्शन तो नहीं है, हमें नहीं पता, और हमने क्या विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव उसके साथ क्या रिलेशन बना दिए। हो सकता है कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव ही कई बार फेलियर हो जाते हैं तो हम कह नहीं सकते। तो ये तो कंडीशन है, कॉन्ट्रासेप्टिव अगर नहीं यूज़ करते तो बहुत बड़ा रिस्क है, और कई बार अगर यूज़ करते भी हैं तो उसमें क्या कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्स हो जाती हैं तो उसमें भी रिस्क होता है। बट पर्सन इन्फेक्टेड है तो रिस्क होगा, अगर पर्सन को कोई बीमारी नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है। बट हमें क्या पता कि पर्सन को HIV नहीं है। अगर उसका इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो आपको पता लग गया होगा इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 6 मंथ टू 6 ईयर तक होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वेजाइनल सेक्स कर रहे हैं, ओरल एनल सेक्स कर रहे हैं विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ये मेन पॉइंट है, अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इन्फेक्टेड
इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तब भी हमें क्या है, जो HIV है वो क्या है, पॉजिटिव हो सकता है। तो ये बात का आप लोग खास ध्यान रखिए कि जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते समय क्या है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इट इज वेरी एसेंशियल। सो और पार्टनर को पहले परख लीजिए कि ये जो हमारा पार्टनर है, भाई वो उसने मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स तो नहीं किया होगा, क्योंकि उसके कारण भी क्या है, उसको इन्फेक्शन हो सकती है, किसी भी तरीके की एसटीडी भी हो सकती है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो और किस तरीके से हो सकता है, थ्रू शेयरिंग नीडल्स। जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, एक पेशेंट को जिस नीडल से लगाया दूसरे पेशेंट को भी लगाएंगे, तो उससे भी क्या रिस्क हो सकता है, किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को अगर हमने सिरिंज लगाई है तो उसी के हेल्दी पर्सन में भी लगा देंगे, नीडल का यूज करेंगे, तो उससे भी हो सकता है। तो शेयरिंग नीडल शेयर करने के साथ साथ ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी, लेबर के टाइम जब क्या मदर के लेबर की कंडीशन होती है, मदर को क्या लेबर है, क्यों लेबर पेन्स होते हैं जब क्या मदर की डिलीवरी होने वाली होती है, ड्यूरिंग डिलीवरी भी क्या HIV ट्रांसमिट हो सकता है मदर टू बेबी, मदर से बेबी को ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवाते हैं, तो उससे भी क्या है, एक एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, उसमें भी क्या रिस्क होता है HIV होने का। और इसके कारण हो सकता है अनस्टेराइल ब्लेड्स एंड रेजर्स। अगर हम अनस्टेराइल रेजर्स, जैसे हम कटिंग करवाने जाते हैं, शेव करवाने जाते हैं, तो क्या हम स्टेराइल ब्लेड का यूज़ करते हैं, मतलब सिंगल टाइम। अगर हमने एक बार वो ब्लेड का यूज़ कर दिया तो उसको क्या हम डिस्कार्ड करते हैं, बट अगर वही ब्लेड का हम बार बार यूज़ करते हैं तब भी क्या है, इसका रिस्क होता है। तो अनस्टेराइल ब्लेड्स एंड रेजर्स का भी क्या एक रिस्क है। तो उसमें लास्ट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग कैसे, ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर फर्दर डेवलपिंग HIV एड्स। अगर मदर क्या है HIV पॉजिटिव है और वो अपने बेबी को क्या है मिल्क पिला रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो वो भी क्या है एक रिस्क होगा आगे HIV ट्रांसमिट होने का। तो ये थे हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहले हम बात कर रहे थे कि HIV ट्रांसमिट कैसे होता है, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि किसके कारण का HIV क्या हमें हो सकता है। बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हाउ HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड। मतलब ये जो लोगों के दिमाग में मिथ बने हैं ना, कि अगर उसके कॉल जाके बैठ जाएंगे तो क्या हमें HIV हो जाएगा, उसका टावल यूज कर लेंगे तो क्या HIV हो जाएगा। तो HIV किन प्रकार से नहीं फैलता, किन किन चीज़ों से HIV क्या है नहीं ट्रांसमिट होता, तो हम वो पढ़ेंगे। हगिंग से, हगिंग मतलब एक दूसरे के गले मिलना। अगर हम किसी से हग कर रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हग करते हैं, तो अब उसके क्या है HIV होता है, नहीं। तो हगिंग करने से HIV नहीं होता। अगर हम कॉन्टैक्ट विद स्वेट, टीयर्स, यूरिन, फीसिस, अगर हम क्या उसके डायरेक्ट स्वेट से कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, हगिंग। देखो अगर HIV का इन्फेक्टेड पर्सन है, अब उसको स्वेटिंग हो रखा है, उसको पसीना आ रखा है, तो उसको मैं हग करूँगा, हग करने से क्या होता है HIV, मैंने अभी बोला नहीं होता। तो उसको स्वेटिंग भी तो हो सकती है, मैं उसको हग करूँगा तो उसका मतलब ये कि आपको जो HIV हो जाएगा, नहीं। अगर हम स्वेट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, टीयर्स मतलब जो हमारे हंजू के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जब फीसिस के कॉन्टैक्ट में आते हैं, यूरिन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ऐसे HIV नहीं होता यार। अब यहाँ पे यूरिन फीसिस का मतलब क्या है, अगर हम सेम ही टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ा ना कि हमें HIV हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं इन द सेम पूल, अब हम सेम ही पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, एक ही पूल में नहा रहे हैं, टॉवल का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा ना HIV हो जाता है। मेरी बात सुनो, अभी हमने बात की कि क्या हगिंग से HIV नहीं होता, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हगिंग से HIV नहीं होता, सलाइवा से HIV नहीं होता, टीयर से HIV नहीं होता। सलाइवा से चलो एक बार सलाइवा की बात करेंगे, बट क्या है कॉन्टैक्ट विद स्वेट, टीयर, यूरिन, फीसिस से HIV नहीं होता। ये जो लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट बने हैं ना, मिथ बने हैं कि क्या है इस प्रकार से क्या HIV हो सकता है, तो नहीं, इस प्रकार से क्या HIV नहीं होता, हगिंग से HIV नहीं होता। बट अभी हम बात करें किसिंग से HIV हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है हम सभी के माइंड में। तो किस करने से क्या HIV हो सकता है, देखो अभी ये तो डिपेंड है कि कंडीशन क्या है, ड्यूरेशन पे डिपेंड है कि किस किस प्रकार की हो रही है, हंसने वाली बात नहीं है, ये सच बोल रहा हूँ मैं ये। अब देखो कि किसिंग को हम किस में लें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में लें क्या, इससे HIV नहीं
फैलता, इसमें नहीं। तो ये डिपेंड करता है किसकी ड्यूरेशन क्या है, किस प्रकार की है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। अब जैसे क्या होगा, अगर सिलाइवा पेशेंट इन्फेक्टेड पर्सन का सिलाइवा मिक्स हो रहा है हमारे साथ, उस प्रकार की किसिंग परफॉर्म हो रही है, तो एक ऐसे होता नहीं, बट 1% पे भी चांस कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स का मिक्स हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो चांस 1% वहाँ पे रहेगा सिलाइवा का। वैसे शॉर्ट ही नहीं है कोई सिलाइवा से क्या HIV हो सकता है, नहीं, बट 1% अगर हम रिस्क फैक्टर बोल देंगे तो रिस्क फैक्टर में उसको काउंट करेंगे सिलाइवा को जब किसिंग करें। तो बाथिंग स्विमिंग इन द सेम पूल, अगर हम सेम पूल में क्या है बाथिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है HIV नहीं होता। शेयरिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, अगर हम एक ही प्लेट में क्या खाना खा रहे हैं, यूटेंसिल्स जो हमारे बर्तन हैं वो क्या शेयर कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं हम एक ही जगह पे, तो ऐसे भी क्या HIV नहीं फैलता। टॉयलेट सीट्स, बेडिंग टॉवल्स, अगर हम टॉयलेट सीट शेयर कर रहे हैं, जब बेडिंग हम एक ही बेड पे बैठ के सो रहे हैं, या फिर क्या हम एक ही टॉवल का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे भी क्या HIV नहीं फैलता। सो आजकल बहुत सारे मिथ बने हुए हैं कि अगर हम उसके पास जाके बैठ जाएंगे तो उसको क्या HIV है, अरे उससे साइड होके बैठो उसको तो HIV है, हमें ना हो जाए। तो इन चीज़ों से बचो और लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन चीज़ों के प्रकार के अवेयर करना चाहिए। अगर हमारी सोसाइटी में हमें कोई भी HIV पॉजिटिव का पेशेंट मिलता है तो हमें उसको क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और उसको क्या सहानुभूति देनी चाहिए, क्योंकि HIV का ठीक है क्योरेबल नहीं है HIV, बट बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ART है HIV के लिए। तो आज की वीडियो तक हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं हमारे पास HIV के, और क्या क्या प्रिवेंशन है, कैसे डायग्नोस करते हैं हम HIV को, और अगर डायग्नोस हो गया HIV तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। ART में कौन कौन सी मेडिसिन क्या हम यूज़ करते हैं HIV के बारे में, ये सारी चीज़ों का बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद।